हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो साइंस पेपर आप लोगों का कैसा हुआ? तो आज हम साइंस का जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए थिन बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्रिज्म। सो एक प्रिज्म पे जब व्हाइट लाइट गिरता है तो क्या होता है फेनोमेनन? सो व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म में इंसिडेंट होता है ना, तब क्या होता है, वो व्हाइट लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में या फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइट में स्प्लिट हो जाता है, और उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। यस और नो? ओके, सो हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से। यस, सो you should know the spectrum of light. So we know that VIBGYOR, VIBGYOR, VIBGYOR. V means violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So इसमें से सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस कौन सा कलर है? हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट या फिर वायलेट। मींस इसका एनर्जी सबसे क्या है, ज्यादा है, और जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में जाएंगे क्या होगा, एनर्जी विल डिक्रीज होगा। यस, सो लाइट का जो एनर्जी होता है ना, लाइट का एनर्जी वेवलेंथ का क्या होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यू शुड नो दिस फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ ए लाइट, एनर्जी ऑफ ए कलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा। सो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एक अगर डिक्रीज होता है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। ये सुनो, तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होगा, और सबसे कम वेवलेंथ वो किसका होगा, वायलेट का होगा। ये सुनो, ये होगा। सो और एक इसमें पैरामीटर आता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। सी, अगर यहाँ पे एक प्रिज्म है ना, दिस इज अ प्रिज्म, यहाँ पे अगर कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ओके, सो प्रिज्म के अंदर से क्या होगा, दो बार इसमें रिफ्लेक्शन होगा। फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन होने के बाद ये वाला रे निकल जाएगा। यस, सो इसमें ना डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था, सीधा ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर से जाने के बाद क्या हुआ, वो जो मतलब बाहर आ रहा है वो रे क्या हो गया, ये वाला ब्लू वाला हो गया। मींस इनिशियल वो ऐसे स्ट्रेट जा रहा था, ठीक है, प्रिज्म ने क्या किया, उसको ना कुछ एंगल से उसको बेंड करा दिया। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। यस, और ये डिपेंड करता है मतलब सभी कलर्स के ऊपर या फिर सभी लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और लाइट का किस प्रॉपर्टी पे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो और उसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। जहां पे क्या है, दिस इज डेल्टा, डेल्टा इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन, ए इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे जैसे इंसिडेंट रे इधर से जा रहा है और रिफ्लेक्ट इमर्जेंट रे इधर से आ रहा है, तो इस दो फेस का जो बीच वाला एंगल होगा ना, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। और फॉर ए पर्टिकुलर प्रिज्म ये एंगल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट, म्यू इज द नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लाइट और ऑफ दैट कलर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1 इज कांस्टेंट। सो हमको और एक चीज पता है, दैट इज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ। ये पता है कि नहीं? यस और नो? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो अगर वेवलेंथ कम होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। यस और नो? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इस स्पेक्ट्रम या फिर इस कलर्स में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट का। तो वायलेट का जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो सबसे मैक्सिमम होगा। और इस फॉर्मूला से हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन देख सकते हैं कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मींस जिसका वेवलेंथ कम उसका म्यू ज्यादा और उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा। मींस ये लाइट ज्यादा एंगल से बेंड करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि वायलेट का जो वो है ना वेवलेंथ, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, इसीलिए उसका डेविएशन एंगल सबसे ज्यादा होगा। एंड सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा रेड का, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। मींस
ये डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होगा देन ये वाला वैल्यू कम होगा एंड एंगल ऑफ डेविएशन विल बी ऑल्सो लेस। और इस डायग्राम में हम लोग आउटपुट भी देख सकते हैं कि रेड कलर क्या मतलब इंसिडेंट रे ऐसे व्हाइट लाइट ऐसे जा रहा था ना, मैं ब्लू कलर लाइट से दिखा रहा हूँ कि इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था। सो रेड कलर लाइट सिर्फ इतना एंगल से ही बैंड हुआ, ठीक है, लेकिन वायलेट क्या हो गया, वायलेट कितना ज्यादा एंगल से बैंड हो गया, ये सो नो। सो एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट के सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, रेड येलो ग्रीन ब्लू वायलेट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन मतलब इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट चाहिए होता। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द वन ऑफ। ओके, सो यहाँ पे मतलब गिवन है दो मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तुमको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन मतलब करेक्ट होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निगेटिव मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कौन देगा। मींस हम लोगों को पता है ना व्हाट इज मैग्निफिकेशन। ये जो मैग्निफिकेशन एम रिप्रेजेंट करते हैं ना, दैट इज नथिंग बट कि देखो कोई मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उसका क्या होगा, इमेज क्रिएट होगा ऑफ कोर्स, ये सुनो। लेकिन अगर हम लोग प्लेन मिरर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट जितना साइज का होगा इमेज भी उसका क्या होगा, सेम साइज का होगा, यस। लेकिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मींस स्फेरिकल मिरर्स के केस में ये ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज आर नॉट इक्वल, दे डिपेंड। ओके, दे डिपेंड कि उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है और इमेज मतलब कहाँ बनेगा और उस पर डिपेंड करता है। तो मैग्निफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा है या फिर कितना टाइम्स छोटा है। अगर मैग्निफिकेशन मान लो कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू +2 है, इसका मीन, अच्छा उससे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऐसे एग्जांपल ले लेते कि मैग्निफिकेशन अगर +2 हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू +2, दैट मींस hi इक्वल टू +2h0। मींस ऑब्जेक्ट का हाइट अगर जितना सेंटीमीटर होगा, जितना साइज का होगा ना, मान लो इसका वैल्यू 10 ले लो, सो इमेज का साइज कितना आ जाएगा, 2 × 10 मींस +20 आ जाएगा। और ये जो प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है ना कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे इरेक्ट हुआ तो इमेज भी ऐसे इरेक्ट होगा। अगर मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है तो डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन माइनस होगा, दैट मीन्स क्या हो, इमेज इज इन्वर्टेड। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर उठा हुआ है होगा देन इमेज उल्टा होगा, नीचे की तरफ होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या पूछा है कि कौन सा मिरर मैग्निफिकेशन देगा बट कितना, ग्रेटर देन 1। सो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, या फिर ऐसे ही रखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो चला गया ना, सी हमको ऑलरेडी पता है कि पहले कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसे अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे ना, सो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होगा। इसका दो केस है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा ना, ऐसे पैरेलल रे आएगा, उसके बाद ऐसे फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। सिमिलरली ऐसे पैरेलल रे आएगा तो ऐसे पास होता हुआ दिखेगा, और इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज ऐसे राइट साइड में बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि अभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, मान लो यहाँ पे पास में ही है, क्या होगा, सो इससे दो रे ले लेते हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे चला जाएगा, सो ये मान लो फोकस है, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी लाइक दिस। एंड अगर यहाँ पे और एक रे ले लूंगा तो क्या होगा, दिस विल मेक इक्वल एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम। सो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे ना, सो इमेज ऐसे बनेगा। सो देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा अपराइट है, इमेज भी ऐसा अपराइट बन रहा है, ठीक है। और इंफिनिटी के केस में तो मतलब फोकस पे बनता है। तो इस केस पे कोई भी हमारा मतलब नेगेटिव मैग्निफिकेशन नहीं होगा, मींस इमेज उल्टा नहीं हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं आएगा। ओके, सो दिस टू ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। एंड कॉन्केव मिरर में भी बहुत सारे केस होता है, जैसे ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस में। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो उसके भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। तो ऐसे करके देखोगे तो कॉनकेव मिरर के केस में ये वाला केस जहां पे ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे हुआ, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हुआ ना, तो उसी केस में ना ये मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी और उसका जो करस्पॉन्डिंग इमेज बनेगा ना दैट इज ऐसे। सो देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है छोटा और इमेज का साइज कितना है बड़ा। ओके एंड इमेज क्या हो गया, उल्टा भी हो गया, मीन्स साइज भी बढ़ गया एंड उल्टा भी हो गया। तो इस केस में ना मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, -1 से, तो मतलब ज्यादा ही है, मतलब बड़ा है। एंड यस मान सकते हैं कि हम लोग ऐसे मानो कि m इक्वल टू -2, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज इक्वल, सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -2, दैट मींस hi इक्वल टू -2h0। मतलब ये दो चीज रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट एंड इमेज का हाइट कितना है, 2 टाइम्स है, मतलब इमेज का हाइट कितना ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ा है। और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हुआ तो इमेज उसका क्या होगा, ऐसे उल्टा होगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में जो आंसर होगा ना हमारा दैट इज कॉनकेव मिरर नेचर ऑफ इमेज विल बी ये वाला होगा। और इसमें रियल इमेज बन रहा है, देखो इन दिस केस वी आर गेटिंग रियल इमेज मींस रिफ्लेक्टेड रे सही में असल में क्या करेगा, वो लोग इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये रे इंसिडेंट ऐसे गिरा, वो उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, ऐसे जा रहा है। सिमिलरली इससे और एक रे ले लिए इंसिडेंट रे से, और यही रे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। सो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक्चुअली मीट कर रहे हैं। दैट मींस दिस ये जो इमेज बना ना दैट इज रियल इमेज, वर्चुअली, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए होगा, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, ओके सो इसको देखते हैं पहले। सी ओके मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे बना रहा मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इनसाइड है, इनसाइड की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। नाउ और एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, दैट इज इसमें ना राइट साइड में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ओके सो हमको अभी फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं कि इसमें फोर्स कहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है ना कि कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो अगर हम लोग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। और उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसका डायरेक्शन, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये सो नो, उस रूल के हिसाब से क्या होता है कि देखो तुम्हारा लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर्स यूज करना है। ओके जो इंडेक्स फिंगर होगा दैट विल, मतलब तुमको ऐसे अलाइन करना है कि उसको, मतलब तुमको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन करना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड है, इनसाइड अलाइन कर दिया। नेक्स्ट ये जो मिडिल फिंगर है ना, ये कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में, तो इसीलिए राइट साइड में। एंड थंब जहां पे डायरेक्शन शो करेगा ना दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये तीनों फिंगर्स क्या होगा, खुद से मतलब परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बनाना चाहिए। जैसे ये दोनों 90, ये दोनों 90 एंड ये भी दोनों ऐसे 90 बनाएगा, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट राइट साइड, एंड फोर्स कहाँ पे आ रहा है, फोर्स अपवर्ड आ रहा है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन तो अपवर्ड आ गया, ठीक है। तो इस केस में बोला है कि मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स remains same if the direction of magnetic field and current both are reverse। मतलब क्या बोला है, पहले हम लोग ऐसे ले लिया, उसके बाद अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा कर देंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अगर उल्टा कर देंगे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो बोला है। तो हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लिया, तो अभी हम लोग फाइनल क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड लेते हैं। तो आउटसाइड के लिए हम लोग ये वाला डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन फिगर एंड दिस इज अनदर फिगर। सो मैग्नेटिक फील्ड अभी आउटसाइड, ओके ऐसे दो ही बना लेते हैं। एंड कंडक्टर ऐसे ही रहेगा, बट करंट जैसे राइट साइड में जा रहा था, अभी करंट क्या होगा, करंट विल गो इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फोर्स के डायरेक्शन फाइंड करते हैं। कैसे लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर कहाँ पे अलाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटसाइड, ऐसा आउटसाइड किया। नेक्स्ट करंट कहाँ पे आएगा, करंट इज इन द अभी कहाँ पे, राइट डायरेक्शन में, सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसीलिए लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने ये मिडिल फिंगर अलाइन किया। एंड फोर्स कहाँ पे आ रहा है, अभी भी फोर्स
अपवर्ड ही आ रहे हैं। यस, तो अभी भी फोर्स कहाँ आ रहे हैं? अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड। तो वही चीज देखो, पहले ऐसा था, अभी करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों को ही मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, फिर भी क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन सेम ही रह रहा है। तो ये क्या है? असर्शन इज करेक्ट, मींस assertion is true, correct, yes। and reason क्या बोल रहा है कि the direction of force exerted on a current carrying conductor placed in an external magnetic field can be determined by using magnetic compass। तो compass तो नहीं होगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? we use फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और कॉम्पास से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते। हम लोग क्या, कोई भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, कॉम्पास से। तो रीजन इज इनकरेक्ट, रीजन इज फॉल्स या फिर इनकरेक्ट। ओके, सो असर्शन ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। यूज द अबव डायग्राम एंड कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके ओके, तो तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस क्या? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे। यहाँ पे इंसिडेंट कौन कर रहे हैं? ये वाला AO, ठीक है, ये वाला रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है ना, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और कुछ गिवन है क्या? यस, ओके, गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दैट इज μ2, या फिर ऐसे लिख लेते हैं μ21। ये क्या होगा? दैट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, एंड वो कितना गिवन है? दैट इज √3, ठीक है। ओके, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं μ2 किल तो कितना? √3 μ1। ये रिलेशन आ गया, मतलब एक गिवन डाटा से उठा लिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? और देखो यहाँ पे जो ये 60 डिग्री गिवन है, तो हमको ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? टोटल एंगल कितना हुआ? टोटल एंगल इज 90, तो ये अगर 60 हो गए तो दैट एंगल विल बी 30 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल होगा? दैट इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, तो नाउ हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। यस, स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे? बहुत ही सिंपल, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से स्नेल्स लॉ लगाता हूँ कि रे पहले इनिशियल कौन सा मीडियम में था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल मेड इन दैट मीडियम। तो देखो मीडियम 1 में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं। तो इनिशियली रे मीडियम 1 में था, सो 1 में था, तो मतलब लिख लेते पहले यूजिंग स्नेल्स लॉ। ओके, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल मेड इन दैट मीडियम। तो इस मीडियम में एंगल कितना मेड किया? दैट इज इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन है। ओके, इक्वल टू कहाँ पे गया फाइनली? रे कहाँ पे गया? मीडियम 2 में गया, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दैट इज 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल, जस्ट इसको कैलकुलेट करो। सी μ1 साइन I, ओके, सो μ2 फिर से कितना है? √3 μ1 एंड साइन 30 डिग्री इज नथिंग बट व्हाट? हाफ। तो यहां से देखो क्या हो गया? μ1 is cancelled, okay, and sin I equal to how much? Sin I equal to √3/2। yes, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना? I कितना हो जाएगा? तो इसको मैं फिर से ऊपर लिख देता हूँ, आ ही गया ऑलरेडी आंसर। ओके, सो इसको मैं फिर से ऊपर ऐसे लिख देता हूँ कि sin I इक्वल कितना आया था हमारा? √3/2। ओके, सी साइन I इक्वल टू, साइन हम लोग कितना लिख सकते हैं? 60 डिग्री लिख सकते हैं। यस, सो यहाँ से I कितना हो जाएगा? I 60 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ आई चेंजेस। तो हमारा आई में सिलियरी मसल्स होता है, और वो सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा आई में जो फोकस लेंस होता है ना, उसका फोकस को हम लोग चेंज करते हैं, मतलब सिलियरी मसल्स बाय द प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन। ओके, कभी क्या करता है, जब
हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि माउंटेन वगैरह देखते हैं, तो क्या होता है, हमारा आई रिलैक्स रहता है, तो उसमें ना ये जो फोकल लेंथ होता है ना, फोकल लेंथ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और जब हम लोग पास का चीज देखते हैं, जैसे हम लोग कोई बुक पर एक मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ना हमारा क्या लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, मीन्स उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करता है, मतलब सिलेरी मसल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, ठीक है। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट और क्या है, व्हाई इज द कॉन्केव लेंस इज यूज्ड एज ए करेक्टिव लेंस फॉर मायोपिक आई। अच्छा, तो मायोपिक आई क्या होता है, मायोपिक आई मीन्स वो सामने वाला चीज अच्छे से देख लेता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दूर हुआ, डिस्टेंट हुआ, तो उसको ना मतलब ब्लरी जैसा दिखता है, अच्छे से नहीं दिखता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली मान लो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से क्या आ रहा है, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा है, तो उसमें से क्या हो रहा है, पैरेलल आएगा, तो मान लो ये लेंस का जो लेंस है ना, लेंस का जो फोकस है यहाँ पे, तो पैरेलल रे लेंस से पास होने के बाद क्या फोकल लेंथ में जाएगा, तो इमेज अभी कहाँ बन रहा है, इमेज अभी यहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, बट एक्चुअली इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, इमेज शुड फॉर्म एट द रेटिना ऑफ द आई, रेटिना ऑफ द यहाँ पे बनना चाहिए, बट ये तो नहीं बन रहा है। तो इसके लिए तो क्या करते हैं, देखो इसके लिए ना एक कॉन्केव लेंस अगर यूज करेंगे, तो कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्ज कराना, जो भी रेज आ रहा है उसको क्या करते थे, थोड़ा स्प्रेड करा देता है, तो स्प्रेड करा दिया, तो अभी क्या करेगा, स्प्रेड करा दिया ना, तो उसको अभी मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, कॉन्वर्ज करना, और कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है, स्प्रेड कराना, डाइवर्ज कराना। तो ये पहले स्प्रेड करा दिया, बहुत ज्यादा फैला दिया, ये हमारा आई के अंदर जो भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा कि कॉन्वर्ज हो जाए, इमेज क्रिएट हो जाए। तो ये पहले यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, अभी कहाँ पे हो जाएगा, अभी रेटिना पे पूरा इमेज बना देगा, इसीलिए हम लोग कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट द लॉस which help to find out the angle of incidence and angle of reflection in the ray diagram. Okay, so इसमें क्या लॉ लगेगा, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या होता है, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल दोनों सेम होता है, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल होता है ना, वो सेमी प्लेन में रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, एंड द सेकंड आंसर क्या पूछा है कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है ना, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, बट ये इसमें एंगल ये वाला दिया है, इसमें ना एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री नहीं होगा, वो मत लिखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इतना। ये कितना हो जाएगा, देखो सी ये है नॉर्मल और ये है क्या, मिरर सरफेस, तो ये टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री अगर होता है तो ये अगर 40 डिग्री हुआ, तो ये ग्रीन वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना आ गया, आई इज 50 डिग्री। और बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर सेम। सो अगर इंसिडेंट एंगल 50 डिग्री हुआ, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी ऑल्सो 50 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, यस और नो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, बहुत सिंपल। ओके, ये वाला देखो, द वैल्यूज ऑफ करंट। अच्छा, एक टेबल गिवन है, तो तुमको क्या बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग देखो एक ग्राफ बनाएंगे, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, सो एक काम करते हैं, हमको सिंस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोग y एक्सिस में वोल्टेज प्लॉट करते हैं, ठीक है, वोल्ट्स, एंड x एक्सिस में हम लोग करंट पुट करते हैं, ठीक है, करंट एम्पेयर में गिवन है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या गिवन है कि मतलब ओके 0.4, 0.8, 1.2, तो ऐसे ये 0 है, दिस इज 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 एंड 2.0 एंड वोल्टेज गिवन है कितना, 1.2, 1.2, 2.4, 3.6 and this is 4.8। काम करते और ऊपर होगा ग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पे होगा कितना, 6.0। इस डायरेक्शन में हमने वोल्टेज ले लिया। ओके, सी जस्ट देखो अभी
जब करंट 0.4 है तो वोल्टेज कितना है 1.2, ये वाला पॉइंट। यस और नो? ऐसे हम लोग डॉट डॉट करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट 0.8 में वोल्टेज की वैल्यू है 2.4 एंड इसमें ये वाला होगा, इसमें ये वाला एंड इसमें ये वाला होगा। ओके, सो पॉइंट को अगर मार्क करेंगे ऐसे ग्राफ में ऐसा आएगा, दिस विल बी द पॉइंट। ये ग्राफ मतलब मैंने बनाया तो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये लिनियर आएगा, ठीक है। ग्राफ विल बी एकदम स्ट्रेट आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा मतलब चेंज कर देता हूँ, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एकदम लिनियर हो जाएगा। तो इसमें से हमको क्या फाइंड करना है, हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और एवरेज से भी निकाल सकते हैं, बट सिंस यहाँ पे हमको ग्राफ प्लॉट करने दिया, उसके बाद हमको रेजिस्टेंस निकालने दिया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से निकालेंगे। तो देखो कैसा है, तो इस ग्राफ में जो स्लोप आएगा ना, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ कितना होगा, दैट इज नथिंग बट कितना, डेल वी बाई डेल आई, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, एंड वही क्या होगा, दैट इज नथिंग बट माय रेजिस्टेंस। ओके, सो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं कैसे, ऐसे मान लो 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1, दैट इज नथिंग बट माय रेजिस्टेंस। ओके, कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर सकते हो कि मैं क्या करूं, मैं ना इसको 1 ले रहा हूं और इसको 2 ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि पहले हमको क्या V2 मींस 2 पॉइंट पे उसका वोल्टेज कितना है, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना होगा इसमें 3.6 माइनस V1 1 पॉइंट पे उसका वोल्टेज कितना है 2.4, ये करो डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1 मींस 2 पॉइंट में करंट कितना है 1.2 एंड 1 पॉइंट पे करंट कितना होगा, दैट इज 0.8। इसको जस्ट कैलकुलेट करो, यू विल गेट द रेजिस्टेंस। तुम किसी भी 2 पॉइंट्स को ले सकते हो, मैंने ये 2 लिया, तुम लोग ये 2 भी ले सकते हो, ये मतलब एनीथिंग यू कैन टेक। यस, इसको कैलकुलेट करो, 3.6 माइनस 2.4 दैट विल बी 1.2 एंड 1.2 माइनस 0.8 इज 0.4। तो ये कितना टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स होगा, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, दिस विल बी 3, तो रेजिस्टेंस विल बिकम 3 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट तुमको ग्राफ प्लॉट करना था और इसमें स्लोप निकालना था, स्लोप निकाल लिया तो तुमको रेजिस्टेंस आ गया। ये सुनो बहुत ही सिंपल। यस, डायरेक्टली ओम्स लॉ था वो वाला। ओके, नेक्स्ट इसने पूछा क्या है, व्हाट इज स्कैटरिंग। अच्छा, स्कैटरिंग क्या होता है, जब भी लाइट क्या होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स मतलब कोलाइड करते हैं, तब क्या होता है वो लाइट ना डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, उसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। और पूछा गया है कि हाउ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वही गिवन है, देखो स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट क्या होता है स्मूथ सरफेस, जैसे मिरर क्या है बहुत ही स्मूथ सरफेस है ना, उसमें गिरा और रिटर्न बैक हुआ, जिस मीडियम में एयर में से आया था लाइट वो फिर से एयर में चला गया, रिटर्न बैक हो गया, ठीक है, वो होता है। और स्कैटरिंग में क्या होता है, वो टाइनी पार्टिकल्स में कोलाइड करते हैं, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, एयर में जो पार्टिकल होता है ना, उसमें छोटा पार्टिकल्स में जब लाइट कोलाइड करेगा देन वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगा। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, रिफ्लेक्शन का क्या होता है, जैसे हम लोग मिरर के सामने खड़ा हो गया और हम लोग क्या देख सकते हैं, हमारा इमेज देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या, जैसे हमको स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है, उसके बाद और क्या होता है सनसेट और सनराइज के टाइम जो मतलब हमको ऑरेंज जैसा कलर दिखता है सन का, तो वो भी क्या है स्कैटरिंग के फेनोमेनन है। ओके, नेक्स्ट। सो इसमें पूछा है कि एक क्या गिवन है, ओके इसमें क्या पूछा है, देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्राइब द कॉज ऑफ हीटिंग इन द अबव मेंशन्ड केस। देखो इसमें पूछा है कि एक रेफ्रिजरेटर गिवन है और रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है कि उसके अंदर जो भी हम लोग चीज रखेंगे ना तो उसको कोल्ड करके रखेगा रेफ्रिजरेटर। यस, लेकिन तुम अगर रेफ्रिजरेटर के सामने जब जाओगे तो तुमको क्या थोड़ा सा गर्म लगेगा, ठीक है, बाहर थोड़ा गर्म होगा, क्यों होगा, एक्चुअली क्या होता है हीट, क्या होता है हीट इज एनर्जी, और हीट एनर्जी क्या क्या हो सकता है, जैसे सनलाइट का जो एनर्जी है ना वो हीट एनर्जी है, ठीक है, जैसे आग जलाते हैं वो भी हीट एनर्जी होता है। तो एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्जर्व, कभी भी वो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और
खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, तो अंदर में जो भी चीज़ को कोल्ड करेगा ना, तो उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और वो बाहर मतलब दे देगा, मतलब हीट को ट्रांसफर कर देगा एक जगह से दूसरी जगह। तो इसीलिए जिस बॉडी से हीट निकल जाएगा ना, रिलीज हो जाएगा, वो बॉडी ठंडा हो जाएगा, और जो बॉडी एक्सेप्ट करेगा हीट वो गर्म हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, अंदर वाला टेम्परेचर को मतलब इतना रिड्यूस करके रखते हैं कि उससे हीट एब्जॉर्ब करके बाहर मतलब निकाल देते हैं। तो यही उसका मतलब रीजन है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आंसर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है कि a current I flows through a resistor of resistance R when the potential difference V is applied। मीन्स कोई तो रेजिस्टेंस की जगह नहीं है, तो इधर ही बनाता हूँ, एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहाँ पे एक बैटरी लगा दे मान लो, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो क्या होगा, ऑफकोर्स एक करंट फ्लो होगा इससे, ठीक है। वो करंट कितना गिवन है, I गिवन है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मतलब बैटरी कनेक्ट होगा, करंट ऐसे फ्लो होता रहेगा। तो ये इस रेजिस्टर के अंदर से क्या होगा, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि करंट को अपोज करना है। तो इस अपोजिंग प्रॉपर्टी की वजह से जितना देर तक करंट फ्लो होगा ना, वो क्या होगा, ट्राई करेगी कि करंट अपोज हो जाए। तो इसके लिए ना उसके अंदर से हीट जनरेट होता हुआ दिखेगा, और उस हीट को हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो हीट है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला हमको पता है कि H इक्वल टू क्या होता है, I² RT, ये होता है, ठीक है। और अगर हम लोग करंट के टर्म्स, और ये क्या है देखो, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम टेकन, जितना टाइम तक, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको वोल्टेज के टर्म में लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो V इक्वल टू कितना IR हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्ट, V वोल्ट दिया, रेजिस्टेंस R है एंड करंट I है, तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, करंट विल बी नथिंग बट V बाय R। यस, इस केस में हम लोग I की जगह V बाय R और I² है, मीन्स V बाय R का होल स्क्वायर RT, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ना, तो क्या होगा, V² बाय, ये नीचे R² होगा और इधर एक R कैंसिल हो गया, V² बाय R इंटू T। तो ऐसे भी और एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं हीट का। तो ये सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अभी सी वाला देखते हैं कि हमको वी नीड टू आंसर 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसा आयरन में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल होता है, जब करंट पास होता है ना बहुत टाइम तक, तो उसमें हीट जनरेट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। सो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक केटल भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है। हमको 2 एप्लीकेशन दिया था, इसमें बोल दे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, यस, ओके। सो सी का नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, दैट इज डिफाइन द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एक्सप्रेस इट इन जूल्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, दैट इज किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक डिवाइस है जिसका मतलब उसमें पावर लिखा होता है ना, कि वो कितना पावर लेता है, दैट इज 1000 वाट, मीन्स एक सेकेंड में 1000 जूल का काम कर सकते हैं। वाट मीन्स क्या, वाट मीन्स कितना काम करेगा एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना काम कर सकते हैं, 1000 जूल का, या फिर एक सेकेंड में इतना 1000 जूल का एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अभी 1 किलोवाट आवर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कोई एक डिवाइस है जिस मतलब कितना वाट का, 1 किलोवाट का या फिर 1000 वाट का, वो अगर एक घंटे के लिए अगर हम लोग चलाएंगे तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट इज कॉल्ड द 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और उसको जूल्स में भी लिखना है, बहुत ही सिंपल है। देखो पहले तो देखो 1 किलोवाट मीन्स कितना हुआ, 1000 वाट, और 1 आवर मीन्स ले लेते 1 आवर, ओके 6। अब 1000 वाट मीन्स क्या, जूल पर सेकंड, ये सो नो। पावर, वाट किसका यूनिट है, पावर का, और पावर मीन्स क्या होता है, एक सेकंड में कितना काम करते हैं, तो दैट इज जूल पर सेकंड। एंड 1 आवर इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 इंटू 60, तो इसको कैलकुलेट करोगे ना, यू विल गेट, अच्छा ये सेकंड में हो जाए, तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर एक्चुअली जूल में आ जाएगा, दैट इज 36 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5 जूल। लेकिन इसको अगर स्टैंडर्ड करके लिखेंगे तो क्या होगा, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, दैट इज द आंसर। बहुत ही सिंपल, यस, ओके। नेक्स्ट, okay, state the rules to determine the following. Okay, direction of magnetic field produced around a current carrying straight conductor
अच्छा, कोई एक स्टेट कंडक्टर है, जैसे मान लो कि यही एक स्टेट कंडक्टर है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या करेगा ये ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने तरफ, और इसको मैग्नेटिक फील्ड इसको पास मतलब फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, वी यूज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। यस, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, सिर्फ हमको वो लिखना है। और वो क्या कैसे काम करते हैं, जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ना, सो वी शुड अलाइन आवर thumb of the right hand in the direction of current and curl our four fingers of the right hand, that gives the direction of current. So ऐसे सर्कुलर से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। ओके, सो वो अच्छे से मतलब तुमको लिखना होगा कि we should align our thumb of the right hand along the direction of current and we need to curl our four fingers of the right hand and that gives the direction of magnetic field. Yes, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है ना, सिर्फ नाम लिख के आना नहीं है, इसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ओके, सो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड में हम लोग 3 फिंगर्स यूज करते हैं। तो देखो पहले हम लोग इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स फिंगर्स कहाँ पे अलाइन करते हैं, वी अलाइन आवर इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लिखना है। नेक्स्ट, मिडिल फिंगर हम लोग कौन से डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, तो उस डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। और जो थंब होता है ना लेफ्ट हैंड का, वो थंब क्या देता है, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर अगर रख देंगे ना, तो वो कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा। सो उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो इसी रूल को हमको अच्छे से लिखना होगा आंसर, ठीक है। ओके, सो अभी क्या, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छे से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो क्या है, ऐसे मतलब एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ऐसे एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मींस इट इज नथिंग बट ए कॉइल ओनली, ठीक है। सो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे मैं इधर से देख रहा हूँ ना, तो ऐसे देखूंगा तो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अभी इसमें ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। जब भी कोई लूप में या फिर कोई कॉइल में करंट फ्लो होता है, तो उसमें राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा राइट हैंड का जो 4 फिंगर्स है ना, ऐसे कर्ल करना होगा। सो इस तरफ से अगर मैं देख रहा हूँ कि करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा हाथ को भी ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करना पड़ेगा। यस, तो ऐसे कर्ल किया तो थंब कहाँ पे आ रहा है, थंब मतलब मैं इधर से देखूंगा तो कहाँ पे, मेरे से दूर जा रहा है, मीन्स इनवर्ड जा रहा है। सो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे आई बना दिया ना, सो मैं क्या देखूंगा कि मेरा थंब मेरे से दूर भाग रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होगा, ऐसे लेफ्ट साइड होगा। सो और ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब बनाएगा, ठीक है। सो इस तरफ ऐसे निकलेगा और ये बहुत दूर दूर से घूम के आके फिर से यहाँ पे आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्लोज लाइंस होता है। यस, सो ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा एंड ऐसे जाएगा, ठीक है। सो ऐसे, और देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ना, दैट इज सिमिलर टू क्या, बार मैग्नेट के जैसा है, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या करते हैं, जब भी सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है ना, तो दैट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। और यहाँ पे ना जैसे बार मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल होता है, तो यहाँ पे भी ना साउथ एंड नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होता है एंड साउथ पोल में एंड होता है। तो यहाँ पे भी देखो इस डायग्राम में कौन सा मतलब एंड से मतलब निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में निकल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे आके क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल होगा। सो दिस इज द डायग्राम। सो एनसीईआरटी में भी जो भी डायग्राम गिवन है, तो हम लोग वो डायग्राम बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स A, B and C आर मार्क्ड। अच्छा, ओके, अभी ये नीचे ये वाला डायग्राम गिवन था, ये गिवन नहीं था, ये तुमको ड्रॉ करना था। अभी तुमको ये डायग्राम गिवन था, ठीक है। तो इस डायग्राम में ना 3 पॉइंट्स है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, तो सोलेनॉइड का एंडिंग पॉइंट में एक पॉइंट है दैट इज C, सोलेनॉइड के बाहर एक पॉइंट है दैट इज B, और सोलेनॉइड के अंदर ही है लेकिन एंडिंग पॉइंट मतलब नीचे की तरफ है दैट इज पॉइंट E। तो इन तीनों में से तुमको पूछा है कि कौन सा पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा,
कौन सा पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा, ठीक है। सो जैसे देखो करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इनसाइड में ना ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और मतलब इनसाइड ही सबसे क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है। और बाहर की तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बहुत दूर दूर है, हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम तो बाहर जो होगा उसमें मिनिमम हो जाएगा, तो इस पर मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, अभी इस पॉइंट पे होगा या फिर इस पॉइंट पे होगा। देखो ए पॉइंट कहाँ है, नीचे की तरफ पे, तो इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा ना तो ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, सॉलिनॉइड में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, सो ऐसे में अगर राइट हैंड को कार्य करूंगा, सो हाँ यस सॉरी, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, जो हमारा ऊपर का डायग्राम था वही सेम, इनसाइड में ऐसा होगा, ठीक है, और बाहर जाके ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये पॉइंट नीचे की तरफ है ना, तो इसमें से बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है ना, ये ऊपर की तरफ से भी जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी इफेक्ट करेगा, नीचे की तरफ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इस पॉइंट में कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड देगा ही, ठीक है। तो इसीलिए सेंटर में सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें सिर्फ थोड़ा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तब मैक्सिमम होगा, at point C magnetic field is maximum, okay, and at point B magnetic field is minimum, yes, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यस। नेक्स्ट, तो क्या गिवन है इस सर्किट डायग्राम में, ओके, बैटरी गिवन, की गिवन, रेजिस्टेंस गिवन, ओके, एंड ए कंपास गिवन। तो इसका व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अरेंजमेंट, तो इसका अरेंजमेंट, ये जो अरेंज करना एक सर्किट के बगल में एक कंपास रख दे, तो इसका नीड क्या है, ठीक है। तो ऑर्स्टेड ने एक मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिया था, मतलब ठीक है, क्या जब भी मतलब कोई सर्किट में करंट फ्लो होता है ना, तो वो देखा था कि देखो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये सर्किट क्या है, स्विच अगर क्लोज कर दिया तो सर्किट में क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है, ये सुनो, ऐसे करंट एक फ्लो हो रहा है, ओके, ऐसे करंट एक फ्लो हो रहा है। तो क्या हुआ मैग्नेटिक कंपास यहाँ ऐसे था पहले, उसके बाद क्या करंट जब भी फ्लो हुआ ना, मैग्नेटिक कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो क्या हुआ, मतलब ऑर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला कि जब भी कोई वायर में करंट फ्लो होता है और उस वायर के पास में हम लोग अगर कोई कंपास रखते हैं तो डिफ्लेक्ट करता है। और कंपास डिफ्लेक्शन क्यों दिखाता है, कब डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जब भी कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग कंपास यूज करेंगे, ये सुनो। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई मैग्नेट नहीं है, बट फिर भी कंपास डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको ऐसे मतलब प्रूव किया बाद में जाके कि मतलब जब भी करंट फ्लो होता है, मींस करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखो कंपास और वायर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी क्या ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, मींस करंट एंड कंपास के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो उसी को ही मतलब ऑर्स्टेड ने फाइंड किया था, जब भी कोई वायर में करंट फ्लो होता है कंपास डिफ्लेक्शन करता है, दैट मींस करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक एज ए मैग्नेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और कंक्लूजन भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। बहुत मैंने जो बोला वही लिखा हुआ अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या पूछा है कि देयर इज आइदर कॉन्वर्ज और diverge magnetic field lines near the ends of a current carrying straight solenoid, ओके। तो इसका रीजंस क्या है, देखो सोलेनॉइड में हम लोग ऑलरेडी देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होता है, ठीक है। सो हम लोग देख सकते हैं कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल, यूनिफॉर्म, लेकिन जब भी एंड की तरफ जाते, एंड से जब बाहर निकल गया तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से स्प्रेड होता गया, यस। और ये जो मैग्नेट मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब बनाता है दैट इज सिमिलर टू ए बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट में क्या है, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है एंड साउथ पोल में खत्म होता है। तो यहाँ पे तो हम लोग अगर रिलेट करके देखेंगे कि इस डायग्राम में इस एंड लेफ्ट एंड से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रहा है,
स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला पोल क्या होगा, दिस विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, क्योंकि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेविंग लाइक ए बार मैग्नेट, और ये वाला पॉइंट क्या करेगा, दैट विल साउथ पोल। यस, और देखो इस एंड में या फिर ये नॉर्थ पोल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे स्प्रेड होके जा रहा है, मींस डाइवर्ज कर रहे हैं, ठीक है, डाइवर्ज कर रहे हैं। एंड इस साउथ पोल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रहा है, मतलब ऐसे बहुत स्प्रेड हो रहा था पहले, उसके बाद ऐसे कन्वर्ज हो, मतलब कंप्रेस होके क्या आ रहा है, सोलेनॉइड के अंदर जा रहा है। तो ये किस लिए होता है, दैट इज इट इज बिहेविंग लाइक ए बार मैग्नेट। ओके, करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज बिहेविंग लाइक ए बार मैग्नेट, तो यही इसका रीजन है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये वाला, द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली aligns along a particular direction। अच्छा, ये क्यों होता है, ठीक है। अच्छा देखो, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ना, तो वही चीज हम लोग जो अभी बताया कि जब भी कोई सोलेनॉइड से करंट जाता है, मींस सोलेनॉइड क्या है, करंट कैरिंग है, तो वो किस तरह बिहेव करेगा, दैट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। यस, तो अगर इस तरीके से एक सोलेनॉइड हुआ ना, ऐसे करंट जा रहा है मान लो, एंड करंट इज कमिंग लाइक दिस, तो इस केस में इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। ओके, सो यस, तो ये वाला साइड नॉर्थ पोल और ये वाला साइड साउथ पोल की तरह काम करेगा। और बार मैग्नेट, जब भी हम लोग बार मैग्नेट को ऐसे मतलब कहीं पे ऐसे सस्पेंड करके रखते हैं ना, तो वो क्या करता है, मतलब ऐसे पहले थोड़ा थोड़ा रोटेट करेगा, ठीक है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में मतलब क्या अर्थ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उस डायरेक्शन में ये बार मैग्नेट अलाइन हो जाएगा। और जो बार मैग्नेट का नॉर्थ होता है ना, वो क्या अर्थ का नॉर्थ की तरफ मतलब दिखाता है। तो इसीलिए, क्योंकि सोलेनॉइड भी क्या, जब करंट जाता है उसके अंदर से, वो बार मैग्नेट की तरफ काम करते हैं, तो सोलेनॉइड को क्या, अगर हम लोग ऐसे सस्पेंड करेंगे किसी भी रस्से से या फिर स्प्रिंग से, ठीक है, सो वो भी सोलेनॉइड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और उस डायरेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ का नॉर्थ है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अर्थ का साउथ होगा। सो इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। सो पेपर तो इतना टफ नहीं था, इजी एंड मॉडरेट लेवल का था, सीबीएसई स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। सो आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। सो थैंक यू।